हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो जो है बच्चों वो क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 डाल चुकी हूँ, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लें जाके, और उसके बाद ही ये पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 पार्ट 2 जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेज नंबर 102 से, एंड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फूड क्वालिटी से। तो फूड क्वालिटी रेफर्स टू द एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड दैट इन्फ्लुएंस ए प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड एक्सेप्टेंस टू कंज्यूमर्स। तो फूड क्वालिटी में क्या होता है कि जितने भी फूड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रभाव डालें उसके कंज्यूमर जो भी ले रहा है वो एक्सेप्ट कर सके, उसको अच्छा लगे, और जो वो उसके बदले में पे कर रहे हैं वो वैल्यू दिखाई देनी चाहिए प्रोडक्ट की। मतलब ये कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है तो महंगे के हिसाब से उसमें लगना चाहिए कि हाँ ये महंगा इसलिए है क्योंकि इसमें इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसमें इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, जैसे कि कलर अच्छा है, फ्लेवर अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है फूड का, और निगेटिव एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, जैसे अगर कोई मिलावटी फूड है और अडल्ट्रेशन जैसे कंटामिनेटेड फूड है, स्पॉइलेज है, तो ये सब इसके निगेटिव एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो एक तरह का जो ये एक होलिस्टिक कंसेप्ट है जो कि कंबाइन कर रहा है सबको, एक साथ मिला रहा है उसके फैक्टर्स को, जिसमें कि न्यूट्रिशनल स्टेटस है, सेंसोरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, सोशल कंसिडरेशन है और सेफ्टी है। सेफ्टी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फूड क्वालिटी की, यानी कि अगर फूड सेफ़ है, खाने योग्य है, तो वो उसकी सबसे ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटी के अंतर्गत आता है। फिर है कि फूड क्वालिटी रेफर्स टू द फीचर्स ऑफ द फूड प्रोडक्ट, दैट इज़ कि जो अगर कोई भी फूड की कोई फूड प्रोडक्ट है उसकी फूड क्वालिटी में क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, जैसे वो एक्सेप्टेबल हो, कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशन के अनुसार हो, और उसने जो मनी दिया है उसकी वैल्यू हो, मतलब, और उसके अलावा जो जो चीज़ें उसके अंदर हैं वो लिखी मतलब हैं तो उसके अंदर होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल हो कंपनी के लिए। तो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किए, फूड स्टैंडर्ड मेंटेन किए मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि फूड जो है वो सेफ़ हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जो फूड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जो जिसके अंतर्गत जहाँ से फूड बनना स्टार्ट होता है, बल्कि फूड बनने से भी पहले की जो प्रिपरेशन से पहले वो लोग, या फिर प्रिपरेशन के टाइम के प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, इन सब में फूड की सेफ्टी को ध्यान में रखना जो है फूड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ज़रूरी है। और वो कुछ पॉइंट्स हैं जो उनको अपने माइंड में रखने चाहिए। जैसे नंबर 1 है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वाटर। जब फूड बन रहा है तब वो रॉ मटेरियल से बन रहा है, उसमें जो वाटर यूज़ हो रहा है वो भी अच्छा होना चाहिए, रॉ मटेरियल भी अच्छे होने चाहिए, तभी फूड जो है वो एक सेफ़ और अच्छा बन के तैयार होगा। उसके अलावा है क्लीनिनेस ऑफ प्रेमिसेस मतलब स्ट्रक्चर उसका साफ़ सुथरा हो, और पर्सनल यानी कि कोई एम्प्लॉय या स्टाफ जो भी है वो भी, उनमें भी क्लीनिनेस हो, इक्विपमेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो भी साफ़ सुथरे हों, जो जगह जहाँ पे फूड बनाया जा रहा है वो तैयार हो रहा है वो भी साफ़ हो, और स्टोरेज जहाँ हो रहा है या फिर सर्विंग एरिया है सब में सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्टोरेज फूड जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसका टेम्परेचर भी उस फूड के अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि वो फूड जल्दी से ख़राब ना हो। फूड हाइजीन के नॉर्म्स को भी फॉलो करना चाहिए, और गुड सर्विस प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। फिर है फूड स्टैंडर्ड्स। फूड स्टैंडर्ड्स में क्या है कि जो कुछ स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, फूड स्टैंडर्ड्स, कुछ रूल्स, कुछ नॉर्म्स जो हैं वो गवर्नमेंट या फिर उससे रिलेटेड जो एजेंसीज होती हैं वो फूड की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड या रूल्स बनाए जाते हैं, ताकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसके स्टोरेज या उसके ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखा जाए और उसकी स्टैंडर्ड एक मेंटेन किया जाए। तो ये गवर्नमेंट भी करती है, उससे रिलेटेड एजेंसीज भी करती हैं। अब ये देयर आर 4 लेवल्स ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स। जैसे सबसे पहला है कंपनी स्टैंडर्ड। तो कंपनी अपना ही स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तैयार करती है, और वो एक कॉपी होती है नेशनल स्टैंडर्ड की। फिर दूसरा है नेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड में क्या होता है, तो ये इशू किए जाते हैं नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी, जिसमें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने लिखा भी देखा होगा, जो रैपर्स होते हैं किसी भी चीज़ के उसमें देखना FSSAI होता है, तो वो नेशनल स्टैंडर्ड होता है। और उसके अलावा है रीजनल स्टैंडर्ड। रीजनल स्टैंडर्ड मतलब ये कि
कोई भी स्टैंडर्ड जो है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। फिर चौथा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में ISO है और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी CAC है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है फूड स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस इन इंडिया वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन। तो ये जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और उनकी क्वालिटी ऑफ फूड को इंश्योर करते हुए कुछ जो है ग्रेडिंग की गई है और कुछ मार्किंग स्कीम्स तैयार की गई हैं जिसे सर्टिफाइड की फूड जो है वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले है ISI मार्क ऑफ BIS। तो BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो डील करता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स, बहुत सी कंज्यूमर गुड्स का, जिसके अंतर्गत फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। और जो ये सर्टिफिकेशन स्कीम होती है इसको बोलते हैं ISI मार्क, जो कि फूड प्रोसेस्ड फूड के लिए होता है। तो ये ISI मार्क देखिए नीचे यहाँ पिक्चर में है भी, तो इस तरीके का होता है। तो वो इसके लिए सर्टिफिकेशन ऑफ फूड होता है। फिर दूसरा आता है एग मार्क। एग मार्क जो होता है वो क्या होता है, वो सर्टिफिकेशन होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के या फिर प्रोसेस्ड फूड के, सिर्फ किस चीज़ के लिए, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी हेल्थ को सेफगार्ड करने के लिए। फिर है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसको FSSA कहते हैं, जो 2006 में जो है बना। तो बहुत से ऐसे सेवरल रेगुलेशंस और लॉज पास किए गए गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर की इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन वो लॉज इतने सारे थे कि क्या होता है कि वो कम्बरसम यानी कि डिफ़िकल्ट थे वो मैनेज करने के लिए फूड इंडस्ट्री में। तो इसलिए देयरफॉर टू रेगुलेट फूड क्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या किया, इंटीग्रेटेड ऑल दी लॉज। इंटीग्रेटेड यानी कि उन सबको एक साथ मिला के, ऑल दी लॉज जितनी भी लॉज हैं फूड सेफ्टी के, उनको एक ही लॉ के अंतर्गत किया और जिसका नाम हुआ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी FSSA 2006। और ये एक्ट जो है 5 अगस्त 2011 में फोर्स में आया, यानी कि काम में जब से लेना शुरू हुआ। अब है कि क्या ज़रूरत थी इस इंटीग्रेटेड न्यू फूड लॉ FSSA की जो 2006 में बना था। तो ज़रूरत ये थी कि एक तो लोगों की जो फूड हैबिट्स थी पब्लिक की, उनका सिनेरियो चेंज होता जा रहा था। दूसरा जो था वो फूड टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट हो गई थी नई नई। फिर उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत यूज़ होने लगा था ग्लोबली, और अलग अलग तरह के फूड लॉज बने हुए थे अलग अलग तरह के। तो इन सब को दूर करने के लिए जो है ये लॉ, ये जो FSSA है, ये इसकी ज़रूरत पड़ी, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। फिर अब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ FSSA। तो ऑब्जेक्टिव्स या रोल क्या है FSSA का, एक तो ये है टू कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू फूड एज फूड रिलेटेड इशूज वाज हैंडल्ड बाय वेरियस मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स। तो कंसोलिडेट मतलब ब्रिंग टुगेदर, जो जितने भी लॉज अलग अलग लॉज बने थे फूड के से रिलेटेड, उन सबको एक साथ कर दिया गया ताकि वो अलग अलग लोगों के से ना हैंडल किए जाए और अलग अलग मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट से, बल्कि एक लॉ के अंतर्गत आ जाए। फिर है कि साइंटिफिक स्टैंडर्ड फूड का करने के लिए, और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल एंड इंपोर्ट है, वो सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि वो जो फूड है वो कम्प्लीटली सेफ है या नहीं है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। फिर ये जो एक्ट है इसका प्रोविज़न था मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन कंडीशन, इन सब ये सब चीज़ भी थी। तो FSSA जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इंटरनेशनल शिफ्ट इन फूड लॉज पे एंड फ्रॉम कंपोजिशनल स्टैंडर्ड यानी वर्टिकल स्टैंडर्ड से किस पे, सेफ्टी हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड पे। अब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि FSSAI होता है। फूड स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द प्राइम फूड अथॉरिटी इन इंडिया। तो प्राइम फूड अथॉरिटी है इंडिया की, स्टैब्लिश किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट FSSA 2006। जो हमने ऊपर पढ़ा ना, 2006 में एक एक्ट बना था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, तो उसके अंतर्गत ये एक अथॉरिटी, प्राइम फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI बनी, जो कि स्टैब्लिश की गई बाय द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी इन इंडिया। इसका जो काम है फूड की सेफ्टी इंडिया में
है, और इसके ये इंश्योर करता है अडॉप्शन ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के इसमें कि आप जिस पे भी ये लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छा था, हाइजीनिक था, क्लीन रहा, हज़ार्ड एनालिसिस भी होते हैं और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट FSMS प्लान वाइल फिलिंग फॉर FSSAI लाइसेंस। जब FSSAI लाइसेंस को फिल कर रहे हैं तो या फिर उसको रिन्यूअल करा रहे हैं तो इसमें FSMS प्लान को सबमिट करना ज़रूरी है। तो इन FSMS इज़ ए सिस्टम, सेट ऑफ सिस्टम। क्या है ये? एक सेट ऑफ सिस्टम है जो कि इससे इंटरलेट है और इसके अंतर्गत प्रोसीजर और कंट्रोल आता है FSSAI का। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, हज़ार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स आर सम ऑफ देम स्पेसिफाइड अंडर द FSSAI रेगुलेशन। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब है फूड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस इन इंडिया। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फूड लॉ, हर किसी भी फूड लॉ का यही ऑब्जेक्टिव था कि फूड की अवेलेबिलिटी सही हो और सेफ हो और वो न्यूट्रिशियस वैल्यू भी हो उसकी। तो इस तरह से, इस रिगार्ड से इंडियन गवर्नमेंट ने फूड लॉ बनाया 1954 में, और वो जाना जाता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। और इस तरीके से टाइम टू टाइम जो है ज़रूरत के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स किसे कहते हैं? सुधार भी होते रहे। तो इससे ये सब चीज़ क्या दर्शाता है कि फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया या फिर इंपोर्ट हो रहे हैं या फिर बेचे जा रहे हैं इंडिया में, ये सब इसमें ये इंश्योर करता है। तो बिसाइड दिस एक्ट, इस एक्ट के अलावा बहुत से ऐसे रूल्स और ऑर्डर्स थे जो कि फूड सेफ्टी और क्वालिटी को के लिए इम्प्लीमेंट किए गए, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स ऑर्डर। फिर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स इन द एरिया ऑफ फूड स्टैंडर्ड, क्वालिटी, रिसर्च एंड ट्रेड। तो इंटरनेशनल फूड ट्रेड हैज़ एग्जिस्टेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स यानी बहुत हज़ारों साल पहले से फूड ट्रेड जो है इंटरनेशनली एक लाइमलाइट में आ चुका था, लेकिन वो तरीके से चला नहीं था। तो फूड मेनली जो प्रोड्यूस्ड होता है, जो बेचा जाता है या फिर वो कंज्यूम्ड होता है लोकली। अब लास्ट सेंचुरी से ऐसा होना शुरू हुआ है कि फूड का ट्रेड इंटरनेशनली भी देखा जाने लगा है। अब क्योंकि इंटरनेशनली जाएगा तो क्वांटिटी भी देखी जाएगी, उसकी वैरायटी भी फूड की, ये सब चीज़ें इतने एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए डिसऑनेस्ट तरीके से प्रैक्टिसेस से सेल ना करें फूड को, या फिर वो फूड जो है वो कंज्यूमर्स की हेल्थ पे प्रभाव डाल दे, मतलब हेल्थ के लिए सही ना हो, तो क्या हुआ कि बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने और एग्रीमेंट जो है इस तरह से एग्जिस्टेंस में आए, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया ये इंश्योर करने के लिए कि फूड सेफ़ है नहीं है, या उसकी क्वालिटी अच्छी है, या वो सिक्योर है, या फिर वो ट्रेड करने योग्य है या नहीं है। तो सम ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इस तरह की जिन्होंने ये चीज़ इंश्योर की, उसमें आता है CAC यानी कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन IOS, और तीसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, तो ये क्या थी? ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है एक ग्लोबल फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी इसमें जो है इस्टेब्लिश हुई जॉइंटली, एक तो FAO के द्वारा और एक WHO के द्वारा 1963 में। तो ये इस कमीशन का जो मेन गोल था ये था कि टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स, टू फैसिलिटेट फूड एंड एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द इंटरनेशनल फूड ट्रेड। तो जो कोडेक्स है वो कवर करता है फूड सेफ्टी को, फूड लाइबिलिटी को और फूड एडिटिव्स मतलब प्रेजर्वेटिव्स एंड फ्लेवर्स को जो कि इन्हेंस करने के लिए डाले जाते हैं। तो 2017 में मेंबरशिप थी कोडेक्स की 187 मेंबर्स कंट्रीज़ थी, और 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन कमेटी। इंडिया जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस का मेंबर बना 1964 में थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर। करंटली द कोडेक्स जो एलिमेंटेरियस कमीशन है उसके 189 कोडेक्स मेंबर हैं जो कि मेड अप ऑफ 188 मेंबर कंट्रीज़ एंड 1 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन। तो जो
CAC है एक ही ऐसी सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रेफरेंस पॉइंट फॉर डेवलपमेंट रिलेटेड टू फूड स्टैंडर्ड। तो फूड स्टैंडर्ड से रिलेटेड ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। और जो डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ CAC उसका वो क्या है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, जिसका मतलब है फूड कोड। और ये क्या है, एक कलेक्शन है ऑफ इंटरनेशनली अडॉप्टेड फूड स्टैंडर्ड, कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस एंड अदर रिकमेंडेशंस। क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड। तो कोडेक्स जो है वो कोडेक्स इंडिया जो है इज़ द नेशनल कोडेक्स कॉन्टेक्ट पॉइंट यानी NCCP फॉर इंडिया। और ये लोकेटेड है एट द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कोऑर्डिनेट करता है और प्रमोट करता है कोडेक्स एक्टिविटी इन इंडिया इन एसोसिएशन विद द नेशनल कोड कमेटी। तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज जो कवर करता है ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्रोसेस्ड फूड, सेमी प्रोसेस्ड फूड, रॉ फूड्स। और इसके अलावा ये जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फूड लेबलिंग, फूड हाइजीन, फूड एडिटिव्स एंड पेस्टिसाइड्स, इस तरह की चीज़ें भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो इट ऑल्सो कंटेन्स गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑफिशियल गवर्नमेंट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ फूड। फिर आता है ISO। ISO जो है ISO एक ऐसा एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी मेंबरशिप है 164 नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज़ ISO मेंबर बॉडीज़ हैं। और ये जो ISO का जो मिशन है, ISO का मिशन ये था कि प्रमोट करना द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको प्रमोट करना, और एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, और जो उस तरह की एक्टिविटीज़ है उनको फैसिलिटेट करना द इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो ISO है वो ISO क्रिएट करता है एंड पब्लिश करता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। किस चीज़ मतलब ISO का जो काम है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पब्लिश करना है, किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए और प्रोसीजर के लिए। तो ISO 9000 जो है एक 9000 में क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पे ध्यान दिया गया। उन्होंने एक दे गिव वर्ल्ड क्लास स्पेसिफिकेशन फॉर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड सिस्टम एंड टू इंश्योर क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। तो ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ये इंश्योर कर रहा है क्वालिटी के लिए, गुड क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, और इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। और जो कॉस्ट है उसको भी, अगर एरर्स हैं, वेस्टेज हैं, तो उनको रिड्यूस करना, ये सब जो है ISO के अंतर्गत आता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन कोडेक्स एंड ISO, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाता है एग्जाम में कि इनके डिफरेंसेस बताने हैं। तो देखिए कोडेक्स का क्या है, यूज टू डेवलप नेशनल रेगुलेशंस, और ISO को है वॉलंटरी। तो वॉलंटरी यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉज टू अडॉप्ट देम। फिर है इसका कोडेक्स का चेंजेस आर स्लो, और ISO में जो है हर 5 ईयर्स में इसको जो है रिवाइव्ड किया जाता है स्टैंडर्ड को। फिर है कोडेक्स में ये मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रैक्टिसेस हैं, और इसमें क्या होता है, ISO में डिस्क्राइब करंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। फिर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश हुई 1995 में। सिंस देन इट इज़ द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। तब से लेके अब तक ये एक ऐसी ओनली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो ट्रेड के रूल्स हैं डील कर रही है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन। तो जो WTO है वो प्रोवाइड करती है फ्री ट्रेड एंड सेट फॉर ग्लोबल ट्रेड, और उसके अलावा ट्रेड रूल्स सेट करती है, प्रमोट फ्री ट्रेड, और रिजॉल्व करती है और क्या कहते हैं उसे, उसको जो जितने भी इसके वो होते हैं ट्रेड के डिस्प्यूट्स हैं उनको सेट करती है, सेटलिंग करती है, और प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। तो ये सब WTO के काम हैं। तो WTO एग्रीमेंट कवर करता है गुड्स को, सर्विसेज को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे। आज मैंने 106 के पेज तक इसको पार्ट 2 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कोर्स
पूरा कराने में पूरी मेहनत करूँगी। और मैंने 11th में भी जो बच्चे मेरे साथ 11th से जुड़े हैं वो जानते होंगे कि मैंने आपके एग्ज़ाम टाइम में आपके कोर्स को कैसे उसी टाइम पे पूरा कराया था और आप लोग के अच्छे मार्क्स भी आए थे। तो आई होप आपके अब भी अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे और आपकी और मेरी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स में ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें। और उसके अलावा फिर हम मिलते हैं पार्ट 3 में, क्योंकि चैप्टर्स बहुत लंबे हैं तो मुझे पार्ट्स में डालने पड़ रहे हैं। नहीं तो मैं चाहती तो उसको एक वीडियो में भी कर सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिटेल में आप लोग समझें और हमारा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है तो फिर मैं वन शॉट भी डालना शुरू करूँगी। थैंक यू।